मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज हमारे देश के प्रसिद्ध दार्शनिक यशदेव शैल्य जी का जन्मदिन है। अगर आज वे जीवित होते तो अपने 94 वर्ष में प्रवेश कर रहे होते, मगर उम्र की अपनी सीमाएं हैं। तमाम सावधानियों के बावजूद हमें उन्हें खोना पड़ा, मगर उनकी कृतियां, उनके विचार, उनकी दार्शनिक दृष्टि, यह सब कुछ हमारे साथ है, हमारे बीच है। दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त कई विधाओं में उनकी आवाजाही रही और तमाम दूसरी विधाओं के लोग उनसे जुड़े रहे। यशदेव शैल्य जी की यह अपनी एक लोकाभिमुख जीवन शैली है, दृष्टि है, जिसमें साहित्य और साहित्येतर कई धाराओं के लोग उनसे निरंतर संपर्क में बने रहे। दर्शन शास्त्र आप जानते हैं हमारे जीवन का, हमारी सोच का एक अभिन्न हिस्सा है। वह हमसे काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। यशदेव शैल्य जी के जन्मदिन के बहाने उन पर केंद्रित इस एकाग्र में हम दर्शन शास्त्र के विविध आयामों को समझने की कोशिश करेंगे और यशदेव शैल्य जी के जीवन, उनकी दृष्टि, उनके रचनात्मक अवदान को कुछ और बेहतर रूप से जानने समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यह हमारे लिए सुखद है कि आज उनकी बड़ी संतान, उनके पुत्र कमल नयन शैल्य जी हमसे जुड़े हुए। कमल नयन जी, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, धन्यवाद जी, शुक्रिया। मित्रों, कमल नयन जी स्वयं इतिहास विभाग में रहे, यशदेव शैल्य जी के बड़े पुत्र हैं और इनका मुख्य कार्य ऐतिहासिक दृष्टि पर केंद्रित रहा। इस इतिहास दृष्टि के बहाने, इसके माध्यम से वे दर्शन शास्त्र के भी निरंतर संपर्क में रहे और घर में तो दर्शन शास्त्र का पूरा माहौल था ही। ऐसे में उनको सुनना सिर्फ एक पुत्र को सुनना नहीं होगा, एक पुत्र अपने पिता को याद नहीं करेगा, बल्कि एक इतिहासकार, एक दार्शनिक अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक को याद करने की कोशिश करेगा। मनोज कुमार पटेल जी, मधु मेहता जी, ईश्वर दोस्त जी, आप सभी हमसे जुड़ गए हैं और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आपके स्नेह से यह कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। मित्रों, इस एकाग्र में एक एक कर कई वक्ता आएंगे जो यशदेव शैल्य जी के कार्यों के विभिन्न पक्षों पर अपनी बातचीत रखेंगे। आज इसकी पहली कड़ी में कमल नयन शैल्य जी हमारे साथ हैं, तो हम उनके वक्तव्य से स्वयं को लाभान्वित करते हैं। आदरणीय कमल नयन शैल्य जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी, धन्यवाद अर्पण जी। आपने मेरा परिचय देते हुए जिस तरह से मुझ पर दायित्व निभाने का बोझ जो है और बढ़ा दिया है, किंतु फिर भी प्रयास करूंगा कि आपके मानक पर या आपकी जो आशा है उस पे कुछ खरा उतर सकूं। दरअसल हमारे पिता जो थे, उनके साथ मेरा वास्तविक इंटरेक्शन, या कहें कि उनके साथ जिसे कहें कि एक दार्शनिक के साथ संबंध यदि हम कहें तो
वो तो बहुत लेट जाकर शुरू हुआ। यूँ कहना चाहिए कि ज़्यादा तो पिछले 5-6 साल जो गुज़रे उनके, उस दौरान और उसके थोड़ा पहले से हुआ। यद्यपि जब मैंने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी या जब मैं एमए में पढ़ता था, उसमें बीच-बीच में उनसे अपनी जो समस्याएँ होती थी, उनके दर्शन को लेकर वो उनके बारे में बात की, किंतु वो सारी बातचीत वैसी नहीं थी जो मुझे दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली होती। किंतु जो महत्व की बात है वो ये है कि उन्होंने सदैव मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया। हम जब छोटे थे तब भी वो हमारे लिए पुस्तकें तरह-तरह की कहानियों की और दूसरी जनरुचि की जो पुस्तकें होती हैं पक्षियों पर या कहना चाहिए पहाड़ों पर, उस तरह की पुस्तकें भी वो लाकर देते थे और प्रोत्साहित करते थे हम पढ़ें। और इसी के कारण से पुस्तकों से एक प्रेम हमारा स्थापित हुआ। यद्यपि हम बहुत पढ़े लिखे हों ऐसा भी नहीं, किंतु फिर भी कुछ हद तक जो है कुछ पढ़कर कुछ सीख सके। किंतु जो मैंने उनसे सीखा वो तो जीवन में बहुत लेट आया। उनके दर्शन को समझने के लिए मैं यूँ कह सकता हूँ कि पिछले 8-10 साल में मैंने वो ज़्यादा सीखा समझा। वो भी उसके पीछे भी एक प्रयोजन था, किंतु अब उसकी चर्चा तो यहाँ बेमानी है। मैंने सबसे पहले उनके संस्कृति दर्शन पर एक लेख लिखा था जो जबलपुर में उनके दर्शन पर एक सेमिनार हुई थी, राष्ट्रीय सेमिनार आईसीपीआर ने कराया था। उस सेमिनार में वो पेपर मैंने पढ़ा था और उस पेपर को लिखने के बाद हमारे पिता ने ये कहा था कि ये ठीक है, किंतु इसमें ये केवल प्रस्तुत किया हुआ है, ये आलोचनात्मक नहीं है जो कि होना चाहिए था। किंतु मैं उस समय इस काबिल भी नहीं था कि मैं कुछ आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए कुछ उन पे लिखता। और आज भी मैं जो आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा उनके विचार को, वो भी मूलतः प्रस्तुतिकरण ही है, ताकि यदि संभव हो आप लोगों में जो सुनने वाले हैं उनमें उनके दर्शन को लेके कोई रुचि उत्पन्न हो, तो उसमें थोड़ा-सा प्रवेश दे पाने में मैं सफल रहूँ। ये मैं कह नहीं सकता कि उसमें मुझे कितनी सफलता मिलेगी। उनके दर्शन के विषय में बात करने से पहले मैं आपके सामने कुछ उन्होंने जो हिंदी में विचार को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर जो पुरुषार्थ किया, वो आपके सामने रख सकूं। यद्यपि अभी पीछे इसकी चर्चा मैं अपने एक लेख में और साथ में एक सेमिनार में जो थोड़ी पहले हुई थी उसमें कर चुका हूं, किंतु दोबारा कही हुई बात जो है वो और मैं मान के चलता हूं कि कुछ लोग ही वो होंगे जो पहले जिन्होंने ये सब बात सुनी होगी, और यदि उन्होंने सुनी भी है पहले तो उसमें दोबारा सुनने में शायद उनको ज़्यादा सम्यक ढंग से मैं प्रस्तुत कर पाऊँ उनके सामने। तो मैं अभी देखता हूँ, अभी जो बात आपके सामने रखनी है उसमें सबसे पहले तो मैं उनके भाषिक और मानसिक हिंद स्वराज को लेकर जो उनके प्रयत्न थे वह बहुत ही संक्षेप में वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने हिंदी को भाषाई और वैचारिक स्वराज की भाषा के रूप में स्थापित करने के निमित्त जो प्रयत्न किए, जो प्रयास किए, उनमें सबसे पहला जो प्रयास था वो 1952 में दर्शन की एक पत्रिका जिसे दार्शनिक त्रैमासिक नाम दिया उन्होंने, वो आज भी चल रही है, वो स्थापित की थी। उनका जो उद्देश्य था वो दरअसल हिंदी को भाषा के रूप में, राष्ट्र की भाषा के रूप में स्थापित करने के पीछे वो उद्देश्य था भारतीय मानस को पश्चिमीकरण से मुक्त कराना, और इस प्रकार से उसके माध्यम से वैचारिक स्वराज की स्थापना। इसीलिए उन्होंने 1952 में
उस समय वो मात्र 24-25 साल के थे, तभी उन्होंने ये दर्शन प्रतिष्ठान दार्शनिक त्रैमासिक नाम की पत्रिका का आरंभ किया। और उसके बाद 1955 में दर्शन के कुछ प्रोफेसरों की मदद से अखिल भारतीय दर्शन परिषद की स्थापना की थी। दार्शनिक त्रैमासिक उस समय दर्शन की हिंदी में दार्शनिक विचार, यूं कहना चाहिए, उस समय दर्शन में हिंदी में दार्शनिक विचार विमर्श की पहली और एकमात्र पत्रिका थी। और दर्शन जो दर्शन परिषद थी वो इस प्रकार की पहली संस्था थी। ये जो अखिल भारतीय दर्शन परिषद थी, ये उस समय जो पहले से चलती आ रही इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के नाम से अब भी अस्तित्ववान है, वो उसके सामने खड़ी हुई और आज भी हिंदी में विचार करने वाले दार्शनिकों और दर्शन के अध्येताओं के लिए एक सशक्त मंच बनी हुई है। आगे चलकर उन्होंने 1985 में एक उन्मीलन नाम की पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। और ये जो पत्रिका थी, इस पत्रिका को आरंभ करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था, वो स्वयं कहते हैं कि इसके पहले की जो पत्रिकाएं थी उनके पीछे जो उनका उद्देश्य था, हिंदी भाषा के उत्कर्ष का उद्देश्य तो था, किंतु तब उन्होंने इस बात पर कभी विचार नहीं किया था कि केवल भाषा के उत्कर्ष से हिंदी को ना तो राष्ट्रभाषा के योग्य बनाया जा सकता है और ना ही औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति ही संभव है। इसके लिए आवश्यक था कि भारतीय मानस अपनी आत्मा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, और इसके लिए ये आवश्यकता थी कि भारतीय सर्जनात्मक कल्पना के द्वारा अपनी संस्कृति के शाश्वत तत्वों से जुड़ें। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है यदि हम वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना चाहते हैं। तो उनकी एक आधुनिक व्याख्या, मतलब इन्हीं तत्वों की, जो संस्कृति के जो तत्व हैं, उनकी एक आधुनिक और नवीन व्याख्या के माध्यम से सांस्कृतिक परंपरा का ताकि नवीकरण हो सके और भारतीय पश्चिमी वैचारिक सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त हो सके। अब देखिए, बात यह है कि किंतु इसका सीधा सीधा अर्थ ये भी नहीं था कि हम अपनी परंपरा में रूढ़ हो जाए, जड़ हो जाएं, जाकर पुरातन पंथी हो जाएं और अतीत के का गौरवगान ही करते रहें। इससे ये बात बनने वाली नहीं थी। उद्देश्य जो है वो ये था, और उनका शैली जी कहते हैं कि उद्देश्य जो है वो अपनी परंपरा के मूल में प्रतिष्ठित होकर आगे बढ़ना होना चाहिए, और यही महती उद्देश्य था उन्मीलन की स्थापना के पीछे उनका। इसलिए उन्होंने उसका नाम भी उन्मीलन रखा, जिसका कि अभिप्रेत अर्थ, उन्हें जो अर्थ अभिप्रेत था वो था चित्त दृगों का भीतर की ओर खुलना, मन की आंखों का भीतर की ओर खुलना, ये उनका उद्देश्य था। और असल में उन्होंने उसका जो सबटाइटल दिया था उन्मीलन का, वो था मानसिक हिंद स्वराज का वैतालिक। ये नाम उन्होंने इस पत्रिका को दिया था। इसीलिए शैली जी ने हिंदी भाषा और हिंदी में विचार, किंतु अब देखिए बात महत्व की ये है कि उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी में विचार की केवल पैरवी नहीं की, बल्कि विचार के माध्यम से मतलब इन पत्रिकाओं की स्थापना आदि करके और के माध्यम से, और अखिल भारतीय दर्शन परिषद की स्थापना के माध्यम से स्थानिक आधार भी उन्होंने इसको प्रदान किया, हिंदी में विचार को, दार्शनिक विचार को। उन्होंने स्वयं हिंदी दार्शनिक विचार करते हुए एक मौलिक दर्शन का प्रणयन भी किया। उन्होंने अपनी भाषा में दार्शनिक विचार तब करना आरंभ किया था, देखिए, जब यह धारणा आम थी कि हमारी भाषाओं में चिंतन संभव नहीं है। और ये वास्तव में बात थी भी, क्योंकि जो प्राचीन भारत या कहना चाहिए प्राचीन काल से भारत में जो विचार चलता आया था, जिसे भारतीय विचार कहते हैं, वो वास्तव में संस्कृत में ही हुआ था। और संस्कृत में चिंतन की परंपरा अब भी चल रही थी, किंतु वो चिंतन जो है वो यूं कहें कि एक तरह से पुराने का ही चर्वन था, उसमें नयापन कुछ नहीं था।
और साथ में जो संस्कृत भाषा थी उस भाषा के को जो कहना चाहिए शासकीय प्रश्रय मिलता है या शासकीय प्रोटेक्शन मिलता है, उसके अभाव में वो विरल भी होती जा रही थी बहुत। तो किंतु अब बात यह है कि किसी भाषा में यदि पहले चिंतन की परंपरा नहीं रही तो ये कैसे तय किया जा सकता है कि आगे भी उसमें चिंतन हो पाना संभव नहीं होगा। इतिहास इसका गवाह है कि परंपराएं बनती हैं, चिंतन की परंपराएं बनती हैं। जब शल्य जी ने चिंतन आरंभ किया तो क्या उनके मन में ये विचार नहीं आया होगा? जरूर आया होगा कि हिंदी में चिंतन कैसे हो पाएगा, कि हिंदी में दार्शनिक विचार की परंपरा तो है ही नहीं। अब बात यह है कि यदि बात उठी भी हो तो इसका उन पे असर नहीं हुआ। उन्होंने हिंदी को विचार का संभार संभालने, उन्होंने न केवल इसमें विचार किया बल्कि विचार का संभार, दार्शनिक विचार का संभार संभालने के योग्य बनाया और चिंतन करके दिखाया। उन्होंने एक पूरे भाषा तंत्र की रचना की और इस प्रकार से वो देश के पहले ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने हिंदी में दार्शनिक विचार किया और इस प्रकार से दार्शनिक विचार का मार्ग प्रशस्त किया। शल्य जी की यह दृढ़ मान्यता थी कि वैचारिक स्वराज अपनी भाषा के माध्यम से ही संभव है। उनकी दर्शन साधना अपनी भाषा के माध्यम से अपने सांस्कृतिक स्व में प्रतिष्ठित होने की ही साधना है। उनके दर्शन पर, मूल दर्शन पर बहुत अधिक बात ना करते हुए मैं यहाँ पर उनके संस्कृति और इतिहास दर्शन तक अपने को सीमित रखूंगा, क्योंकि उनके मूल दर्शन पर जो है आगे चलकर आपको एक अधिक प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने को मिलेगा। एक बात जो महत्व की है वो ये है कि मैं जिन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा है। वो उनकी यदि पदावली का प्रयोग करते हुए हम बात कहें तो वो ये है कि शल्य जी का दर्शन जो है वो वेदांत की गोत्र परंपरा का दर्शन है। और वेदांत की परंपरा के विषय में एक बात जो है भ्रांति जिसे कहना चाहिए, वो इस बात को लेकर है कि वेदांत दर्शन में किसी भी प्रकार का संस्कृति दर्शन, इतिहास दर्शन या समाज दर्शन या यूं कहें वेदांत दर्शन पर आधारित किसी भी प्रकार का इतिहास विमर्श, संस्कृति विमर्श या समाज विमर्श संभव नहीं है, बल्कि वो तो इसका विरोधी है। वो दर्शन जो इस जगत को ही मिथ्या बताता हो, जो इस संसार को माया कहता हो, ऐसे में क्या बात होगी? वो किस प्रकार से ऐसे विमर्श को करेगा जो इस जगत से संबंधित हो? क्योंकि संस्कृति जो है वो औपाधिक अस्तित्व है इन वेदांत की पदावली में। तो इस प्रकार से जो समस्त सत्ता ब्रह्म में निहित मानते हुए विश्व को मिथ्या मानती हो ऐसी दृष्टि, उसमें इतिहास और संस्कृति आदि मिथ्या विचार व्यापार ही तो रहेंगे। इसीलिए न केवल बाहर के लोग ही बल्कि उनके अनुगामी भारतीय भी भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि के परलोकोन्मुखी होने के कारण से भारतीय दार्शनिक जो है वो ऐहिक दर्शक के प्रति अनुत्सुक थे और उन्होंने संस्कृति, समाज और इतिहास जैसे विषयों को विचार के योग्य ही नहीं समझा, ऐसा वो आमतौर पर कहते हैं। किंतु शल्य जी कहते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, कि किसी भी दर्शन की पहली चिंता मानवीय परिस्थिति को समझना ही होती है। यह दूसरी बात है कि किसी युग में दार्शनिकों को इस परिस्थिति में कौन से संदर्भ या पक्ष आकर्षित करते हैं, ये अलग बात है। इस प्रकार चाहे वेदांतियों ने मनुष्य की ऐतिहासिकता पर तथा उनके इतिहास और समाज के प्रश्नों पर प्रत्यक्ष रूप से विचार नहीं किया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि वह दर्शन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता अथवा वेदांत के अंतर्गत इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता। और शल्य जी ने एक लेख के माध्यम से इस पर विचार करके दिखाया है। वो उनका जो लेख है वो उनके चिद विमर्श नामक ग्रंथ में संकलित है।
वो वेदांत के दर्शन की समाज, इतिहास, समाज और मनुष्य की अवधारणा, इस प्रकार का वो, इस नाम का वो लेख है। तो वो कहते हैं, शैली जी कहते हैं कि इस प्रकार जो वेदांताचार्यों द्वारा संस्कृत पर विचार न किया जाना एक आगंतुक घटना मात्र है, किंतु यह धारणा की वेदांत की मूल दृष्टि के अंतर्गत ऐसा विचार संभव ही नहीं है, ये एक भ्रामक धारणा है। यहाँ यह कह देना अस्थाने ना होगा, ये बात आवश्यक है कि इसको एम्फेसाइज किया जाए कि वेदांत दृष्टि जो भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है, यह एक और जीवन दर्शन के रूप में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार आदि में अंतर्निहित रहती है, वह इन्हें अपना आधार प्रदान करती है। दूसरी ओर यही दृष्टि भक्ति के नाना संप्रदायों में अभिव्यक्त होती है तथा विभिन्न कलाएं इसमें अपना आधार पाती हैं। पुरुषार्थ की निश्रेणी धर्म अर्थ काम मोक्ष भी इसी वेदांत दृष्टि से में अनुस्यूत है। यही दृष्टि वेदांत के विविध दार्शनिक संप्रदायों में दर्शन के विमर्श का विषय बनती है। अतः इस वेदांत दृष्टि को मात्र एक दार्शनिक संप्रदाय के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि सामान्यतः देखा जाता है। इसलिए यह कहना कि संस्कृति विषयक अन्य सब कुछ एक वेदांती के लिए अप्रासंगिक है, उसका अर्थ होगा कि भारतीय संस्कृति में इन सब पर कभी विचार ही नहीं किया गया। वास्तव में ये स्थिति है नहीं। शल्य जी का दर्शन, जैसा कि अभी हमने अंबिका दत्त जी के शब्दों में कहा कि वेदांत गोत्र की परंपरा का ही दर्शन है, स्वयं शल्य जी भी अपने दर्शन को चिद अद्वैतवाद नाम से अभिहित करते हैं। उनके दर्शन में वेदांत की, किंतु एक खास बात यह है कि उनके दर्शन में वेदांत की परंपरा जो है उसका नवोन्मेष हुआ है, किंतु शल्य जी का जो चिंतन है वो वेदांत की परंपरा में होकर भी उससे बंधा हुआ नहीं है, बल्कि उससे स्वतंत्र है। वो वेदांत की रूढ़ी में नहीं है, और उसकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता इस बात के बावजूद है कि ये वेदांत की परंपरा में रखा जा सकता है। उनका तत्व दर्शन, अस्तित्व और सत्ता विषयक उनके प्रतिपादनों में, देखिए खास बात उनके दर्शन की ये है कि वो अपने प्रतिपादनों में, सत्ता विषयक और अस्तित्व विषयक प्रतिपादनों में शांकर अद्वैत वेदांत और वेदांत के अन्य संप्रदायों, शुद्ध अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद इत्यादि, उनसे एक भिन्न दिशा लेता है। शल्य जी के अनुसार जगत अथवा सृष्टि कहना चाहिए, वो चेतना के जगत भाव के प्रवर्तन का वो चेतना के जगत भाव के प्रवर्तन के रूप में इस सृष्टि को या जगत को देखते हैं कि चेतना जो है वो जगत भाव के साथ प्रवृत्त होती है। दूसरे शब्दों में सृष्टि चेतना के जगत भाव का परिणाम है, किंतु जगत भाव चेतना के लिए अनिवार्य नहीं है, वो ये कहते हैं। यह आगंतुक है। इस प्रकार सृष्टि का होना, सृष्टि का अस्तित्व आगंतुक है। इसकी आगंतुकता इसके ना होने अथवा इसके अभाव की अथवा इसके अन्यथा भाव होने की संभावना में अंतर्निहित है। ये हम सहज ही सोच सकते हैं कि हो सकता है ये जगत ना होता, हो सकता है ये किसी और प्रकार का होता। इसके अन्यथा भाव होने की अथवा इसके अभाव होने की जो संभावना है वही इसे आगंतुक बनाती है। ये जैसा है वैसा एक्सीडेंटली है। यही नहीं, स्वयं मनुष्य जो इस जगत के संधारक के रूप में और इसके विनियोजक के रूप में देखा जाता है, उसका अस्तित्व भी आगंतुक ही है। इस प्रकार शल्य जी अस्तित्व मात्र को आगंतुक मानते हैं। अब ये चेतना के जो जगत भाव की जो यात्रा है वो भौतिक सृष्टि से आरंभ होती है और क्रमशः वानस्पतिक सृष्टि, फिर उसके बाद जैव सृष्टि और उसके बाद से गुजरती हुई ये मनुष्य के आविर्भाव में जाकर फलित होती है। इसे चेतना के जगत भाव का भौतिकत्व से मनुष्य तक की यात्रा इसे मनुष्य तक की यात्रा हम कह सकते हैं। और इस तरह से इसका जो मनुष्य के पूर्व तक, पाशव स्तर तक जो चेतना की यात्रा है, वो उसको चेतना का वासनात्मक प्रवर्तन
कहा जा सकता है, ऐसा शल्य जी का मंतव्य है। और यह जो स्तर है उसका चेतना का, वो चित्त की भोगात्मक विषयिता का ही स्तर है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि मनुष्येतर सभी योनियां भोग योनियां हैं, वो उन्हें कर्म योनि नहीं कहते। इस स्तर पर चेतना जो है वो विषय निमग्न रहती है और उनसे उत्तीर्ण नहीं होती। मनुष्य में आकर चेतना में एक क्रांतिकारी रूपांतरण घटित होता है, वह आत्मचेतन हो, अब वो आत्मचेतन हो, इसमें वो प्रवृत्त होती है। जो आत्मचेतन चित्त का यह वो स्तर है जहां वह स्वयं अपना विषयकरण कर स्वयं को अपने लिए अवलोक्य बनाता है, स्वयं को अपने भीतर की ओर मुड़कर प्रत्यंगमुख होकर देखने की उसमें क्षमता उत्पन्न होती है। साथ ही आत्मचेतन चित्त बाह्य जगत के विषयों को भी उनसे दूर हटकर, उनसे निवृत्त होकर उन्हें विषय रूप में निर्धारित करता है और प्रत्यंगमुखता में ही आगंतुकता के उन्मोचक सत का आविर्भाव होता है। ये जो प्रत्यंगमुखता का जो स्तर है चेतना का स्वयं का अवलोकन कर पाने की का जो कहना चाहिए कि जो क्षमता है, वो उसके कारण से इसके भीतर सत का आविर्भाव होता है, अथवा जिसे शल्य जी सत्ता के भी कहते हैं। ये सत ही सत्ता है। और शल्य जी अस्तित्व की जो आगंतुकता है, वो आगंतुकता इस बात में निहित मानते हैं कि वो जो अस्तित्व है वो अपने सत से, अपने स्वरूप से दूर है, इसलिए वो आगंतुक है। क्योंकि वो अपने स्वभाव में नहीं है, इसलिए वो आगंतुक है। और ये जो स्वभाव है उसे आत्मचेतन चेतना को, आत्मचेतन सत्व को अपने भीतर प्रत्यंग मुक्ता में ये उपलब्ध होता है। तो इस तरह से उनका कहना है शल्य जी का कि जो यही मनुष्य का जो सत का वो दर्शन करता है अपने भीतर, यही उसका स्वरूप बोध है और यही स्वरूप उसकी परिवेशना का लक्ष्य बन जाता है, यही उसका साध्य है। अपने ग्रंथ सत्ता विषयक अन्वीक्षा में शल्य जी ने तत्व मीमांसा की धुर विरोधी जो आधुनिक दृष्टि है, तत्व मीमांसा का जो आधुनिक दर्शन में जो है पूरी तरह से प्रत्याख्यान कर दिया गया था। कांट के बाद ये हुआ है, किंतु बाद में जाकर जो इसमें जो विज्ञानवाद का वो अर्थ नहीं, मेरा कहने का मतलब एम्पेरिसिज्म और पॉजिटिव लॉजिकल पॉजिटिविज्म वगैरह के जो स्कूल्स आए और विज्ञान के प्रभाव में जो दार्शनिक संप्रदाय खड़े हुए, उन्होंने तत्व मीमांसा का पूरी तरह से उसका निराकरण किया और साथ में ये कहा कि ये दृष्टि ठीक है ही नहीं। तो ये जो धुर विरोधी आधुनिक दृष्टि है तत्व मीमांसा विरोधी, उसका सशक्त प्रत्याख्यान करते हुए शल्य जी ने तत्व मीमांसा को अपनी पुस्तक में एक सुदृढ़ आधार देते हुए पुनर्स्थापित किया। यहाँ हमारा उद्देश्य इसके विस्तार में जाना नहीं है, हम उनकी तत्व मीमांसा के आधारभूत प्रतिपादन का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उनकी तत्व मीमांसा पर आधारित उनके संस्कृति दर्शन व इतिहास दर्शन की चर्चा करेंगे। सत्ता विषयक अन्वीक्षा के प्रवेश में वो कहते हैं कि उन्होंने सत्ता को एक ऐसे भाव के रूप में देखा है, ऐसे अस्तित्व के रूप में, ऐसी वस्तु के रूप में नहीं, ऐसे भाव के रूप में देखा है जो भाव्य है और साध्य है। वे सत्ता को ध्रुव, अटल, शाश्वत, आत्म, ब्रह्म अथवा नित्य विषयी के रूप में न देखकर एक ऐसे सत्य के रूप में देखते हैं जो पूर्ण भाव है और अपनी भाव रूपता में भाव्य भी है, साध्य भी है। तो उन्हीं के शब्दों में यदि बात कहें तो वो कहते हैं कि सत्ता को मैंने अस्तित्व की कोटियों से, अस्तित्व की और वस्तुता की कोटियों से हटाकर भाव्य भाव की कोटि में रखा है। वो कहते हैं कि अकेला भाव्य कहने में यह दोष है कि तब सत्य स्वरूपतः अपूर्ण हो जाएगा। केवल भाव कहने से ना अनिष्ट, अव्यवस्था और न्यूनता का कोई अर्थ रहेगा, ना ही मूल्य परिवेशना का। एक ओर सत्ता की गरिमा के लिए आवश्यक है कि वो भाव्य हो और दूसरी ओर भाव्य के सत होने के लिए आवश्यक है
कि वह पूर्ण निरपेक्ष भाव हो। वास्तव में शल्य जी का संस्कृति विषयक दर्शन और चिंतन उनकी सत्ता एवं अस्तित्व विषयक इन्हीं आधारभूत दार्शनिक अवधारणाओं का विस्तार है, जिनका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक चिद विमर्श और तदंतर सत्ता विषय अनुवीक्षा में किया था। अब यहाँ देखने की बात यह है कि जिस सत्य की सिद्धि का, जिस सत्य को पाने का, जिसे कि उन्होंने शल्य जी ने आत्मचेतन चेतना का स्वभाव कहा है, उसे पाने का जो उसका प्रयास है, वो प्रयास जो है वो ऐतिहासिक होता है। हम उनकी जो संस्कृति विषयक चिंतन है उसमें जो संस्कृतियां हैं वो भी इसी प्रकार से अपने सत्य का, जिसे वो सत्य के रूप में, आदर्श के रूप में आक्षिप्त करती हैं, जिसका वो आक्षेप करती हैं, उन्हीं को पाने का प्रयास करते हुए जो वो समाजों का गठन करती हैं, और इस प्रकार से वो समाज जो है उस संस्कृति के आत्मलाभ का साधन बनते हैं। एक बार फिर पीछे की ओर लौटे हैं तो देखें कि शल्य जी के दर्शन में चित्त में सत का आधान होता है। ये हमने पीछे कहा है, उस चित्त में जो मनुष्य में आत्मचेतन होकर जागृत होता है, ऐसे चित्त में सत उत्पन्न आविर्भाव होता है सत का। मनुष्य को सत की प्राप्ति अपनी अंतरंगता में, अपनी प्रत्यंग मुक्ता में, अपने भीतर झांकते हुए सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में प्रत्यय के रूप में होती है। वह आत्मचेतना में उसके सत का आविर्भाव है, जिसका आत्मचेतन चेतना अपने तत्व के रूप में आक्षेप करती है और उसकी परिवेशना में आत्मसृजन करती है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है उसे ही वो पाने का प्रयास करती है, आत्मलाभ करती है। इस प्रकार शल्य जी के अनुसार समस्त सृजन वास्तव में आत्मसृजन ही है। शल्य जी ने चित्त के आत्मसृजन की यात्रा को अपने और अपने सत्य के बीच व्यवधान के निवारण की साधना के रूप में देखा है। वो जो अस्तित्व का प्रदत्त रूप है उसका निवारण आदर्श रूप की सिद्धि में वो देखते हैं। मानव समाजों में संस्कृतियां सत्य विषयक परमार्थ विषयक दृष्टि के साथ रूप लेती हैं। इसे परमार्थ विषयक दृष्टि का अस्तित्व में आविर्भाव कहा जा सकता है। संस्कृति मानव की सृजनात्मक कर्म में अभिव्यक्ति होती है। मानव का आत्मचेतन होना उसकी क्रियाओं को सृजनात्मक बनाता है। मानवेतर प्राणियों की क्रियाएं इस कोटि में नहीं आती, क्योंकि वो सहज प्रवृत्ति मूलक होती हैं, वो आत्मचेतन क्रियाएं कर्म नहीं होते, और इनका स्रोत जो है वो उस व्यष्टि में नहीं होता जिनके माध्यम से वो कहना चाहिए वो क्रियाएं संपादित होती हैं, बल्कि उनका स्रोत अति वैयष्टिक प्रकृति में होता है। और वो इस प्रकार से होता है कि समस्त मनुष्येतर जो जैव वो प्रकृति है वो वास्तव में प्री प्रोग्राम्ड होती है, उसमें किसी भी प्रकार के सर्जन की संभावना नहीं होती। चिड़ियाएं एक ही प्रकार का घोंसला बनाती हैं और सारे पशु आदि हैं वो अब जिस तरह से प्रोग्राम्ड वो होते हैं उसी तरह से अपना जीवन जीने को वो अभिशप्त हैं, यूं कहना चाहिए। और इसीलिए हम उन्हें उनके व्यवहार के लिए उन्हें दोष भी नहीं देते, क्योंकि वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो उसे कर्म बनाती हैं, और वो कर्म के माध्यम से अपना रिकंस्ट्रक्शन या अपना स्वरूप लाभ करता है। और मनुष्य के जो आत्मचेतन होने का जो अर्थ है वो शल्य जी की भाषा में या शल्य जी की टर्मिनोलॉजी में शल्य जी कहते हैं कि आत्मचेतन पद में आत्म जो है वो वैयक्तिक आत्म प्रत्यय का वाचक ना होकर चेतना की आत्मोन्मुखता का वाचक है। वास्तव में चित्त के इतिहास में प्रत्यंगमुखता का यह आविर्भाव एक पूर्णतः मूलगामी घटना है। इसके साथ वो कहते हैं कि प्रत्ययों का आरोहात्मक आयाम भी व्यक्त हुआ है। केवल वही व्यक्त नहीं हुआ, बल्कि मूल्यात्मक प्रत्यय भी प्रकट या आविर्भूत हुए।
जिनमें आद्यतम और आधार प्रत्यय अस्मिता है, मैं हूँ, यह अस्तित्व की ही आद्य और अधिष्ठान भूत घोषणा नहीं है, बल्कि अधिक मौलिक रूप से यह अपनी भव्यता की भी घोषणा है कि मेरा स्वरूप क्या है। आद्य अस्तित्व के तत्व से उपलब्ध अस्तित्व के तत्व के अंतराय की घोषणा, ये शल्य जी के शब्द हैं। इसी में मनुष्य के स्वरूप विषयक प्रश्न की सार्थकता निहित है। यह आत्मविदित अविद्यमानता से अनुपृष्ट विद्यमानता, या कहें भाव्य भाव अथवा उपहित आत्म व्यभितत्व से अनुपृष्ट आत्मविदित व्यभितत्व अथवा उपहित पूर्ण भाव है। मतलब यह कहने का ये है कि अस्तित्व में आत्म चेतना के भीतर जो जागृति होती है सत की, तो वो जो सत की जागृति है उसके कारण से मूल्यात्मक प्रत्यय जो हैं या जो मूल्य हैं वो अभिव्यक्त होते हैं, वो मनुष्य को प्रस्तुत होते हैं, उनका आविर्भाव होता है। और ये जो मूल्यात्मकता उसके आत्मचेतना में जुड़ती है, जो मूल्य का भाव उसकी आत्मचेतना में जुड़ता है, वो उसे अपने सत्य को के मार्ग पर प्रवृत्त करता है। दूसरे शब्दों में वशल्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो आत्मचेतना है और उसमें जो आत्म है वो कोई वस्तु नहीं बल्कि मूल्य स्वरूप है, साध्य है। इस प्रकार वो कहते हैं कि वह निरंतर अपने प्राप्त रूप का निषेध और आदर्श परेश रूप का आक्षेप है। वह आदर्श से परिभाषित अस्तित्व है। मनुष्य ऐसा अस्तित्व है जो अपने आदर्श से परिभाषित है। इसे यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो यदि कोई मेरे से पूछता है मैं कौन हूं, तो मैं उसे क्या कहूंगा कि मैं कौन हूं। यदि मैं कहता हूं कि मैं फलां का पुत्र हूं, तो वहां पर पुत्र के रूप में, जब मैं कहता हूं मैं अध्यापक हूं तो एक अध्यापक के रूप में, एक इस प्रकार की जो मूल्य व्यवस्था है, जो मूल्य अध्यापक होने को और पुत्र होने को डिफाइन करते हैं, मैं उनसे परिभाषित होता हूं। इसलिए मनुष्य का जो स्वरूप है वो असल में वो मूल्य स्वरूप है। इस प्रकार वह निरंतर अपने प्राप्त रूप का निषेध और आदर्श परेश रूप का आक्षेप है। ये इसी अर्थ में ये बात कही जा रही है, वह अपने आदर्श से परिभाषित अस्तित्व है। मैं स्वयं को एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के आदर्श के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। तो इसमें वही बात आ जाती है व्यक्ति इस आक्षेप का। इसीलिए वो कहते हैं कि मतलब इस तरह से व्यक्ति एक आत्म प्रतिमा को गढ़ता है, और यह जो प्रतिमा जो है ये प्रतिष्ठापना और आक्षेप जो है वो एक प्रत्यय के रूप में होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने को संकलित और गठित करता है। व्यक्ति इस आक्षेप का, इस संकलन और गठन का कर्ता और प्रतिफल दोनों होता है, जिसका अर्थ है कि वह भाव और भाव्य के बीच वास्तव तनाव से परिभाषित होता है, कि वो जो है और जो उसे होना है उसके बीच के तनाव से वो परिभाषित होता है। वैयक्तिक अवधारणा व आक्षेप में अभिव्यक्त होने वाली यह प्रतिमा सांस्कृतिक होती है। यह केवल इसी अर्थ में वैयक्तिक होती है कि इसका आविर्भाव व्यक्ति चित्त में होता है, और यह सांस्कृतिक प्रत्यय की व्यक्ति विशिष्ट मुद्रा होती है। आत्म प्रतिमा अथवा आत्म प्रत्यय व्यक्ति चित्त की वृत्तियों का अभियोजन करता है, एवं जिस सीमा तक ये वृत्तियां आत्म प्रत्यय में से अभियोजित होती हैं, उतना ही वह व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुसारी होता है। इस प्रकार व्यक्ति स्वरूपता अपने तत्व में सांस्कृतिक ही होता है। मनुष्य की आत्म प्रतिमा से इतर वृत्तियां उसे उसके स्वरूप से व्यवहित करती हैं, उसे उसके स्वरूप से दूर करती हैं, और इस व्यवधान की अभिज्ञता, इस व्यवधान की नॉलेज व्यक्ति को अपने लिए अपना आदर्श बनाती है। वो जानता है कि वो नहीं है जो उसे होना चाहिए, वो व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति उसे होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो अभिज्ञता, ये जो ज्ञान है उसका, अपनी कहना चाहिए अपनी अपर्याप्तता का, वो
उसे उस स्वयं ही वो अपना आदर्श बना देता है। मतलब वो स्वयं उसका स्वरूप ही उसका आदर्श होता है। और मनुष्य का आत्म स्वरूपवत होना उसके कृत्यों को सृजनात्मकता का आयाम देता है, और इस प्रकार वास्तव में जो सृजन है वो आत्म सृजन ही है। हम ये पहले भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मनुष्य कभी पीछे अभी हाल ही कहा कि मनुष्य का तत्व सांस्कृतिक होता है। शल्य जी ने जो सांस्कृतिकता है या सांस्कृतिक तत्व जो है उसे वो मानवीय अति वैयक्तिक अस्तित्व के रूप में परिकल्पित करते हैं। जैसे संस्कृति आत्म प्रत्यय के रूप में व्यक्ति चित्त का अभियोजन करती है, उसी प्रकार यह मानव समाज का भी अभियोजन करती है, उसे उस ऑर्गेनाइज करती है। यह समाज का अधिष्ठान भूत अस्तित्व है, ये उसका अधिष्ठान होती है। शल्य जी के अनुसार समाज चेतना का वो कहते हैं कि जो समाज है वो चेतना का सामष्टिक आयाम है, अतः यह भी एक अति वैयक्तिक अस्तित्व है। दोनों अस्तित्व संस्कृति और समाज ये दोनों ही चेतना के सामष्टिक आयाम है, और ये दोनों मतलब संस्कृति और समाज व्यक्ति मानव का अतिक्रमण करते हैं और वह इन दोनों के अंतर्गत इनसे अधिष्ठित होता है। सामान्यतः समाज को देहाधिष्ठित व्यक्तियों का समवाय माना जाता है, किंतु शल्य जी इन्हें देहाधिष्ठित मतलब देहवान या देह प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनका समवाय नहीं कहते मानते, बल्कि इन्हें एक स्वतंत्र अस्तित्व जो अति मानवीय अस्तित्व है वो इन्हें मानते हैं। ये मानते हैं कि व्यक्ति इसके भीतर अवस्थित होते हैं। उनके अनुसार समाज और व्यक्ति दोनों ही मनुष्य मूलक अस्तित्व हैं, जैसा हम पीछे कह आए हैं। मनुष्य पद चित्त के आत्म चेतन स्तर का ही वाचक है। आत्मा का अर्थ है चेतना की प्रत्यंग मुक्ता और चित्त द्वारा अपने विषयकरण में जो उपलब्ध होती है। किंतु अब ये जो बात यहाँ कही जा रही है उसमें जो देखने और समझने की बात है वो यही है कि ये जो आधार प्रतिमा होती है, जो संस्कृति जिसे हम कहते हैं, ये मूल्यात्मक होती है और ये किसी भी समाज के भीतर उस समाज को अपना अधिष्ठान बनाती है, और उस समाज के माध्यम से या यूं कहें कि इस प्रकार से वो समाज जो है वो इस संस्कृति के को साधता हुआ स्वरूप लाभ करता है। कि उसी प्रकार जैसे कि मनुष्य अपने आदर्श की प्राप्ति के लिए अपने साध्य को अचीव करने की सिद्ध करने का प्रयास करता है, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो समाज और मनुष्य हैं वो दोनों ही मनुष्य मूलक सत्ताएं हैं और चैत्य सत्ताएं हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वैसे जैसे पांडे जी ने भी ये कहा है, जी गोविंद चंद्र जी पांडे ने, कि मैन रिट लार्ज, मनुष्य का जो है ये सामष्टिक आयाम ही वो भी समाज को कहते हैं। और इस तरह से जो ये जो संस्कृति विषय उनकी बात है उसमें ये वो शल्य जी इसको जीवन दृष्टि भी कहते हैं, इसी परमार्थ या इसी परम मूल्य को वो जीवन दृष्टि भी कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि इस जीवन दृष्टि से ही समाज जो है वो परिभाषित होते हैं, और साथ में उस जीवन दृष्टि की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होते हैं, गठित होते हैं और प्रवृत्त होते हैं। इनके भीतर मनुष्य जो है अपना स्वरूप लाभ कर सकता है। अब यहाँ संस्कृति के संबंध में एक बात वो ये कहना चाहता हूँ, जो कि शल्य जी ने इस किस प्रकार से ये सांस्कृतिक प्रतीक जो है वो किसी भी समाज के विभिन्न कहना चाहिए कर्मों में हमें दिखाई पड़ता है, वो समाज के व्यक्तियों के विभिन्न कर्मों में दिखाई पड़ता है, उनकी क्रियाओं में, उनके एक्ट्स में दिखाई पड़ता है। वो ये कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसका मूल जो है वो आत्मबोध, या जो भारतीय संस्कृति का जो मूल आत्मबोध है वो योग साधना पूर्वक मोक्ष कहा जा सकता है। इस स्पेंगलर ने भी भारतीय संस्कृति का जो
प्राइम सिंबल निर्वाण को अथवा मोक्ष को ही कहा है, किंतु वो उसकी स्थापना है भिन्न प्रकार की है। वो ये शैली जी कहते हैं कि आत्मबोध जो है मूल संस्कृति का, जो मूल आत्मबोध है भारतीय संस्कृति का, वो मोक्ष है। और इसके लिए इस अंतरंग एकत्व को भारतीय संस्कृति के, जो मोक्ष के कारण से भारतीय समाज को मिला है, उसे हम असंख्य स्त्री पुरुषों के तीर्थाटन में, साधुओं में, रुंड-मुंड साध्वियों में, बाल विधवाओं, लुंज-पुंज भिखारियों, वनस्थ सन्यासियों, धर्मार्थ अर्थदान करते धनिकों में, जनक के राज ऋषित्व में, गौतम के बुद्धत्व में, अशोक के पश्चाताप में, हर्ष के राजकोष दान में, आश्रम व्यवस्था में, अजामिल गीत व्याध की भक्ति में तथा विभिन्न मतवादों के प्रति आदर में देख सकते हैं। ये सब एक संस्थान बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, जिनकी आंतर एकता इस मूल दृष्टि में है। इसी मूल एकत्व में, इसी ज्ञातृत्वाभिमान में संस्कृति का एकत्व होता है। वो इस प्रकार से कहते हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो सांस्कृतिक दृष्टि है वो समाज चेतना के समस्त व्यापारों में अंतः प्रविष्ट रहती है और उन्हें एक मूल्य व्यवस्था प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत ये व्यापार अनुस्यूत होते हैं। ये उनका संस्कृति विषयक उनके जो है वो मूल या मुख्य प्रतिपादन है। बात तो और भी बहुत कही जा सकती है, किंतु समय अभाव के कारण संभव नहीं है, पहले ही काफी समय हो गया। अब उनकी इतिहास विषयक जो अवधारणा या उनका दर्शन है, उसके संबंध में थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम पीछे अभी कह ही आए हैं कि संस्कृति अपने आधार प्रतीक, अपने आदर्श से पर आधारित होती है। यह समाज को एक आंतर एकत्व प्रदान करती है। समाज अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने साध्यार्थ के अनुसंधान से परिभाषित होता है, जिसमें वह अपना सत्य देखता है। शल्य जी समाज को एकत्व प्रदान करने वाले आदर्श को समाज की आत्मा कहते हैं। उनके अनुसार आत्मसिद्ध नहीं होता बल्कि साध्य होता है। इस प्रकार समाज का जो इतिहास है वो उसके इस आदर्श की अथवा न्यायार्थ की सिद्धि का, उसके आत्मान्वेषण का ही इतिहास होता है। यह उन इतिहास दार्शनिक मतों अथवा दृष्टियों से पूर्णतः उल्टा है जो इतिहास को किसी दिव्य योजना के अथवा किसी निरपेक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में देखते हैं। ईसाई लोग जो है वो, या अथवा ईसाई जो इतिहास दार्शनिक हैं, वो है हेगेल हैं, स्पेंगलर हैं, टॉइनबी है, वे अन्य इतिहासवादी इतिहासकार हैं। इस सभी मनुष्य को किसी बेहतर योजना अथवा सत्ता का माध्यम और उसके माध्यम से इस योजना अथवा सत्ता के चरितार्थन की प्रक्रिया को वो इतिहास कहते हैं। श्री अरविंद भी इतिहास को परम सत्ता के प्रत्यावर्तन और विकास की प्रक्रिया के रूप में ही व्याख्यायित करते हैं। इस दृष्टिकोण से मनुष्य एक निरपेक्ष सत्ता की कठपुतली बनकर रह जाता है। वह बाध्य है निमित्त मात्र होने को, वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए शल्य जी के दर्शन में किसी मनुष्य अथवा समाज के विपथगामी हो जाने को सम्यक रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है, उनमें नहीं, उन दर्शनों में नहीं। वो कहते हैं कि किसी समाज के आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न युक्त से अयुक्त दिशा की ओर भी हो सकता है। शल्य जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न युक्त से अयुक्त दिशा की ओर भी हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसा भी जिसमें आत्मा, अर्थ और मूल्यान्वेषण आदि पदों के प्रयोग अविहित ही हो जाए। आधुनिक पश्चिम की यही स्थिति है। वहां आत्मा और अर्थ और मूल्यान्वेषण आदि मीनिंगलेस हो गए हैं उनके दर्शनों में। किंतु अन्य सब सांस्कृतिक प्रयत्नों के समान यह भी साध्य अर्थ के अनुसंधान का ही प्रयत्न कहलाएगा। किंतु संस्कृतियों के इतिहास में अनेक ऐसे पड़ाव अथवा अंतराल आते हैं जब उसकी मूल धारा जिससे वह संस्कृति परिभाषित होती है, इस सीमा तक क्षीण हो जाती है कि अन्य धाराएं उसका स्थान लेने लगती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है जैसे यह वही संस्कृति है ही नहीं। सांस्कृतिक मूलधारा की क्षीणता के उदाहरण के रूप में भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकाल का उदाहरण हम ले सकते हैं, जो कि हर्षवर्धन के बाद से लेकर मुस्लिम राज्य की स्थापना तक का काल भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकाल कहलाता है। इस उदाहरण को यदि हम देखें तो इसे सामान्यतः भारतीय संस्कृति के इतिहासकार सांस्कृतिक ह्रास का काल कहते हैं।
इस काल में भारतीय संस्कृति की जो मूल धारा थी वो क्षीण हो गई और उसके कारण से धार्मिक संप्रदाय समाज विभिन्न प्रकार के विद्रूपों से ग्रस्त हो गए। धार्मिक संप्रदायों में तंत्र और पौराणिकता की प्रधानता हो गई। ये संप्रदाय अपने मूल स्वरूप और मार्ग से हट गए थे, किंतु तब भी इस संस्कृति दिशांतर को यदि मान भी लिया जाए कि यह वास्तव में दिशांतर ही था, केवल बाने का अंतर नहीं, समाज भेद का पर्याय इसे समाज भेद का पर्याय नहीं कहा जा सकेगा, किंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि समाज का अस्तित्व किसी संस्कृति के बिना अक्षुण्ण रहना असंभव होता है। सांस्कृतिक क्षय किसी समाज के अस्तित्व को भी खतरे में डाल देता है। यह सांस्कृतिक ह्रास और पुनर्जागरण स्वयं संस्कृतिगत नहीं होते, बल्कि सामाजिक प्राण मूलक होते हैं। जब संस्कृति में उठान दिखता है तो वो सामाजिक प्राण में उठान के कारण से संभव होता है। सामाजिक संकल्प की क्षीणता में वही सांस्कृतिक तत्व जो है वो पतन की ओर जाते हैं। सामाजिक प्राण का ह्रास होने का पर अर्थान्वेषण और मनोमय जीवन के भी क्षीण, दिग्भ्रांत और विशृंखल हो जाते हैं, किंतु दूसरी ओर अर्थान्वेषण की दिग्भ्रांतता या दृष्टि दोष सामाजिक विशृंखलता और उत्पात के कारण होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अंततः समाज जीवन क्षीण हो जाता है। शल्य जी सांस्कृतिक दृष्टि दोष या जन्य सामाजिक विशृंखलता और सामाजिक निष्प्रांता जन्य सांस्कृतिक दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सामाजिक निष्प्रांता समाज में सृजनात्मकता के अभाव और रूढ़िग्रस्तता के रूप में प्रकट होती है और इसके परिणाम स्वरूप प्रमाद, स्वार्थ परायणता और दृष्टिहीनता आती है, किंतु दृष्टि दोष के उपरांत संपूर्ण प्रयत्न की निरर्थकता ही प्रकट होती है। इसके लिए वो पाश्चात्य समाज का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि आज पाश्चात्य समाज में सब देखा जा सकता है। वो क्या? ऐन्द्रिक संस्कृति मूलक उस समाज ने लगभग 300 वर्ष के जीवन में उद्दाम सांस्कृतिक सृजनात्मकता, प्रगति और समृद्धि देखी है, किंतु उसके अनेक विचारकों ने इस शताब्दी के आरंभ में ही इसकी दिग्भ्रांतता को देखकर इसके पतन की घोषणा कर दी थी। फिर शल्य जी इस दिग्भ्रांति के उदाहरण के रूप में कुछ दार्शनिकों का उदाहरण देते हैं, उनके विस्तार में यहाँ हम नहीं जाएंगे। वो इन दार्शनिकों के प्रतिपादनों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यह भौतिकवाद की पराकाष्ठा है। पहले के कालों में भौतिकवाद उपादान कारणों भौतिकवाद जो था वो उपादान कारण को भौतिक मान लेने के बाद चेतना, भावना, विचार आदि सबको गुण के रूप में अपने अपने स्वरूप में ही स्वीकार किया जाता रहा था, किंतु नव्य भौतिकवाद जो है वो क्वालिटेटिव की वर्गना को ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो और साथ ही चेतना, भावना आदि के अस्तित्व को भी स्वीकार करने नहीं करता है, बल्कि उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। शल्य जी कहते हैं कि अस्तित्व के सब आयामों का भौतिक मात्राओं में अपचय कर अर्थ के सब आयामों का संवेद्य में अपचय कर इस दृष्टि ने चेतना की जो दानव दुर्लभ अधोगति प्राप्त की है उसकी तुलना इतिहास में अलभ्य है। इसके परिणाम स्वरूप संस्कृति की इतिहास क्रमागत कुछ दूसरी उपलब्धियां जरूर हैं, जैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा, युक्ति, विचार मूलक सार्वभौमता आदि, जो इस संस्कृति को सामाजिक मानव के उच्चतर आध्यात्मिक सिद्धि का रूप दे सकती थी, बहुत सीमा तक इसमें निष्फल रही। सामाजिक स्तर पर इसकी उपलब्धि के विपरीत जो दृष्टियां इस समाज में आविर्भूत हुई, उदाहरणतः तानाशाही और जात्याभिमान आदि, वो उनके प्रतिकार के लिए इस संस्कृति के पास कोई नैतिक युक्ति नहीं थी। अपने इस प्रतिपादन को और संपुष्ट करने के लिए वे कार्ल पॉपर की पुस्तक ऑब्जेक्टिव नॉलेज का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि पॉपर कहता है कि अमीबा और आइंस्टाइन में सिवाय इसके कोई अंतर नहीं है कि इनमें दूसरा अपनी समस्याओं का हल मिलने पर उस हल में सतर्क रूप से दोष ढूंढने का और दोष होने पर उसके निवारण का प्रयत्न करता है। मनुष्य और अमीबा में बस यही अंतर है। इस टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए शल्य जी कहते हैं कि अवश्य पॉपर मनुष्य में स्वतंत्रता की सामर्थ्य को भी स्वीकार करता है और उसके लिए वह भौतिक निर्धारिततावाद या फिजिकल डिटर्मिनिज्म और भौतिक आगंतुकतावाद फिजिकल एक्सीडेंटलिज्म को स्वीकार करता है, किंतु उसके लिए आधार चेतना की
प्राकृतिकता का अतिक्रमण करने की सामर्थ्य ना होकर उसमें भौतिक लोच और प्लास्टिसिटी ही ज्यादा है। इस प्रकार मानव स्वातंत्र्य, सर्जनात्मकता, साहस और बलिदान आदि सब गुणों को स्वीकार करने के बावजूद भी भौतिक सिद्धांत में जैसे व्यवस्था करता है, यह उसकी अयुक्तता और खोखलेपन का ही द्योतक है। पॉपर के दर्शन की वो बात कर रहे हैं। इस दृष्टि दोष को बहुत से विचारकों ने देख लिया था, किंतु ऐसे विचारकों में अनेक ऐसे थे जैसे नीत्शे और स्पेंगलर, जो स्वयं भी और अधिक दोषों से ग्रस्त थे। उनके विचार यूरोप में सामान्य रूप से और जर्मनी में विशेष रूप से सैन्यवाद का सैद्धांतिक आधार बने। इसमें विडंबनापूर्ण बात यह है कि यह परिणति जर्मन आदर्शवाद और प्रत्ययवाद की थी। वास्तव में यह गोएथे, हेगल, फिख्ते और शेलिंग द्वारा प्रवर्तित आदर्शवाद के साथ असमंजस ही था, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी ही था। फिर भी यह संभव हुआ। इसका कारण जर्मन समाज की चेतना के निम्नतर स्तरों, जिन्हें आवेगात्मक मनस संरचना और आधार प्रतीक आदि, जिसे स्पेंगलर फाउस्टियन प्रतिमा कहता है, उसको ही कहा जा सकता है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि सांस्कृतिक दृष्टियों में जो दोष हो सकते हैं, चलिए उनकी चर्चा भी अब यहाँ फिलहाल हम छोड़ते हैं, और हम ये यहाँ कहने का प्रयास ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो शल्य जी के अनुसार किसी सुपर नेचुरल अथवा किसी दैवीय लक्ष्य की सिद्धि की यात्रा नहीं है, बल्कि यह जो है वो एक तरह से आत्म सिद्धि की यात्रा है, जो हर समाज अपनी किसी आदर्श प्रतिमा का आक्षेप करते हुए उसकी सिद्धि का यत्न करता है। जैसे आज हम कह सकते हैं प्रजातांत्रिक समाज जो है वो प्रजातंत्र के आदर्शों की सिद्धि के प्रयास में अपने आप को गठित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से प्राचीन काल में भारतीय समाज जो था, वहां पर परम लक्ष्य जो है वो मोक्ष था, और उसके अनुसार समाज का गठन था, और प्रत्येक व्यक्ति उसकी सिद्धि के लिए प्रवृत्त हो सकता था। यद्यपि ऐसा होता नहीं था हमेशा, कुछ ही व्यक्ति जो है वो इसके योग्य होते थे। किंतु हमारे यहाँ पर इसका प्रमाण भारतीय समाज के मोक्ष परक होने का यह है कि यहाँ पर हमेशा सिद्धों को ही कहना चाहिए आदर से देखा समझा गया था, श्रेष्ठियों को नहीं, जैसा कि अब देखा जाता है। धन्यवाद। समय अभाव के कारण से बात में थोड़ी सी बिखर सी जाती है, किंतु फिर भी अभी जो है मैंने आपको आपके सामने जो बात रखी वो आशा है कि ग्राह्य रही होगी आपके लिए। धन्यवाद। हाँ, बीच में कुछ प्रश्न अवश्य आ रहे थे और कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उन्हें मैं देख नहीं पाया, इसलिए उनको रिस्पॉन्ड करना मेरे लिए फिलहाल संभव नहीं होगा, क्षमा चाहता हूँ। जी शुक्रिया कमल नयन शैली जी इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए। दर्शन को और उससे जुड़े विषय को आसान बनाने के लिए हमारे कई साथी, कई मित्रगण, कई दार्शनिक और कई दर्शन शास्त्र के अध्येताओं ने इस बीच कई टिप्पणियां भी की। वे यहाँ सभी दर्ज हैं, आप अपनी सुविधानुसार उनका जवाब बाद में भी दे सकते हैं। इस बीच हमारे साथ अच्छा, वो बोले, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि उन्हें मैं कहाँ देख सकूंगा? जी, ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा फेसबुक पर। जी, जनसुलभ पुस्तकालय का जो पृष्ठ है फेसबुक पर, वहां ये कमेंट्स उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, तो आप अपनी सुविधा से उनका जवाब वहां भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर।
ठीक है। मित्रों, जो साथी हमारे साथ अपनी टिप्पणियों के साथ जुड़े रहे, उनमें से कुछ एक के नाम हैं मनोज कुमार पटेल जी, मधु मेहता जी, ईश्वर दोस्त जी, ब्रज श्रीवास्तव जी, प्रभा मिश्रा जी, आलोक टंडन जी, राम कुमार तिवारी जी, एस भाग्यम शर्मा जी, डॉक्टर तेज राम पाल, जया केतकी शर्मा, रचना सरन, विशाल विकास नागर, आलोक मिश्रा जी, राजेश चौरसिया जी, आलोक टंडन, डॉक्टर शालिग्राम, मधुमती, शिवदयाल जी, इस तरह से हमारे कई और साथी भी यहाँ उपस्थित रहे। मित्रों, आज यशदेव शैल एकाग्र की इस पहली कड़ी में आपने कमल नयन शैल जी को सुना और यह श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। कल भी शैल जी के रचना कर्म से और उनके दर्शन शास्त्र से संबंधित अवदान पर एक महत्वपूर्ण वक्ता हमारे साथ होंगे, तो कृपया अपना स्नेह बनाए रखें। कल शाम 7 बजे हम पुनः यहाँ मिलते हैं। कमल नयन जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। पारिवारिक स्तर पर कुछ परेशानियों के बावजूद आपने हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, इसके लिए जनसुलभ पुस्तकालय आपका हार्दिक धन्यवाद करता है। मित्रों, नमस्कार। मित्रों, इस पूरी श्रृंखला के पीछे ईश्वर दोस्त जी का बहुत काम है। हम लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे और चूंकि ईश्वर दोस्त जी स्वयं दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं और इस विषय में अपनी महारत रखते हैं, तो उनके माध्यम से हम इस पूरी श्रृंखला को इतनी आसानी से आप तक ला रहे हैं। आप अपना स्नेह बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि कमल नयन। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार।